बातें। एनसीएफ 2005 का जब सूत्र आ गया कि शिक्षा बिना बोझ का, तो इस सूत्र को लाने के लिए हमने यशपाल के द्वारा जो समिति गठन की गई थी उसी से ले लिया गया, उन्हीं की बातों को क्या कर लिया गया, यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया। तो अब प्रश्न आपसे बन सकता है कि एनसीएफ 2005 की जो समिति गठित की गई थी उस समिति का नाम क्या था। तो ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 की 5 का गठन जो है, इसका गठन यशपाल समिति के तहत किया गया है। यशपाल समिति के द्वारा किया गया। एनसीएफ 2005 का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो एनसीएफ 2005 का गठन यशपाल समिति के द्वारा किया गया है। अब इसमें और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे, वो थे प्रोफेसर यशपाल। मैंने यशपाल को ही क्या कर दिया गया, इस समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। ये भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न बन सकता है कि यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल को ही क्या कर दिया गया, यशपाल समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अब प्रश्न पूछा जाए कि इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 35 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 35 सदस्य। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हो गई और इन महत्वपूर्ण बातों से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। पहली चीज, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 का गठन किस समिति के तहत किया गया, तो आप बताओगे यशपाल समिति के तहत किया गया। दूसरी बात, यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। और यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे। अब यहाँ से प्रश्न और बन सकता है कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से किया गया? तो सभ्यता और प्रगति निबंध से। दूसरी चीज कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या होगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। अब कुछ बातें और ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो ध्यान रखिएगा, एनसीएफ 2005 जो होता है करके सीखने पर बल देता है। मतलब बालक करके सीखेगा तभी वो क्या होगा? सृजनशील होगा, समझदार होगा, उसको आसानी से उस सारी बातें क्या हो जाएंगी, समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देता है। प्रश्न यहाँ से बना हुआ है सीटेट में, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही आईएमपी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सीटेट का पॉइंट है। सीटेट का आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? रटने पर बल देता है, डांटने पर बल देता है, मारने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। तो आप क्या बताओगे? एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर क्या करता है? बल देता है। सारी बातें आपको अच्छे से समझ में जरूर आ रही होंगी। अगर आप एकदम कंसंट्रेट होके बात सुनेंगे तो एकदम समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये फिक्स है कि आप जो कोई भी किताब रखे होंगे, कोई भी पेपर रखे होंगे प्रीवियस ईयर, उन पेपर को उठा के देख लीजिए, उसमें सारी बातें आपको मिल जाएगी। मैंने काफ़ी अध्ययन किया हुआ है इस चीज़ का। मैं आपको बता देता हूँ कि गेसिंग क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, वो भी पढ़ाकर प्लस प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप इसको सीख जाओगे तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा तो हल कर लोगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देता है। ये तो बात हो गई कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है।
अब यहाँ पर कुछ और बातें, एनसीएफ 2005 और क्या कहता है? ये कहता है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वह उसकी मातृभाषा में होगी। कहने का मतलब क्या है, एनसीएफ 2005 के तहत बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी। अब मातृभाषा क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, मातृभाषा से आशय यहाँ पर उसकी क्षेत्रीय भाषा से है। मतलब वह जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस भाषा में क्या होगी उसकी प्रारंभिक शिक्षा। तो ध्यान रखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह 1 से 8वीं तक होती है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह 1 से 8वीं तक होती है। कहाँ तक होती है? 1 से 8वीं तक। अब यहाँ पर कुछ बातें और, क्या एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अब मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हम हिंदी को नहीं वहाँ पर अपनाएंगे, क्योंकि पूरे देश में हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। पूरे देश में हर जगह क्षेत्रीय रूप में हिंदी नहीं बोली जाती है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी संपूर्ण रूप से हिंदी नहीं, भोजपुरी बोली जाती है, कहीं उड़िया बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं मलयालम बोली जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। इस क्षेत्रीय भाषा में बालक की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, माने 1 से 8वीं तक। 8वीं के बाद जब वो 9वीं में जाएगा तब वो दूसरी भाषा को क्या कर सकता है? सेलेक्ट कर सकता है, दूसरी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो आप बताएंगे उसकी मातृभाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत होनी चाहिए। क्यों? देखिए, आरटी एक्ट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर त्रिभाषी फार्मूले का जिक्र किया जाएगा। और त्रिभाषी फार्मूला होता क्या है? तो 3 भाषा का जिक्र वहाँ पर होगा त्रिभाषी फार्मूले के अंतर्गत। एक तो उसकी मातृभाषा का, पहली भाषा मातृभाषा होगी जिसमें वह शुरुआत में पला बड़ा है, जिसको वह बोल लेता है सही तरीके से। दूसरी क्या होगी? उसकी दूसरी भाषा इंग्लिश होगी, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। और तीसरी भाषा क्या होगी? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर तीसरी भाषा ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में होगी। एनसीएफ 2005 में उसकी मातृभाषा जो होगी, पहली भाषा तो उसकी मातृभाषा हो गई, दूसरी भाषा क्या हो गई? इंग्लिश हो गई, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। और तीसरी भाषा जो होगी क्षेत्रीय भाषा, जैसे मान लीजिए संस्कृत लेना चाहता है, संस्कृत पढ़ता है तो संस्कृत भाषा में पढ़ेगा, उर्दू चाहता है तो उर्दू भाषा में पढ़ेगा, पंजाबी चाहता है तो पंजाबी भाषा में पढ़ेगा। इसी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में ले लिया जाएगा। अब मातृभाषा कहने का मतलब हिंदी में नहीं, मातृभाषा अगर उसकी पंजाबी है, मतलब शुरू में अपने माँ बाप के पास पंजाबी भाषा ही बोला है तो पंजाबी में ही क्या करेगा? वो पढ़ेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। तो आपसे मैंने प्रश्न बताया है कि एनसीएफ 2005 में बालक की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए ये तो एनसीएफ 2005 कह दिया कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, तो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अब बात ये आ जाए कि हो सकता है कि जिस स्थान पर बालक की शिक्षा दी जाए उस स्थान पर उसकी मातृभाषा में कोई अध्यापक न उपस्थित हो। मतलब अगर वह उर्दू में पढ़ रहा है तो उर्दू का अध्यापक वहाँ पर न उपस्थित हो। अगर वह पंजाबी में पढ़ रहा है तो पंजाबी का अध्यापक उसके पास न हो। अगर वह संस्कृत में पढ़ रहा है तो संस्कृत भाषा का अध्यापक उसके पास न हो। तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे संविधान का सहारा लिया गया।
हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 350 क, और 350 क के तहत यह तय किया गया है कि जो क्षेत्रीय अधिकारी है वह क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्रीय अधिकारी है वह क्या करेगा कि बालक के भाषा का अध्यापक उपलब्ध करेगा। मतलब क्या है कि बालक जिस भाषा में शिक्षा लेना चाहता है उस भाषा में उसको क्या करेगा, शिक्षा देने के लिए अध्यापक उपस्थित कराएगा। यह एनसीएफ 2005 में कहा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो मैंने बताया आपको कि 350 क के तहत क्षेत्र का संबंधित शिक्षा अधिकारी बालक के क्षेत्रीय भाषा या बालक के मातृभाषा का अध्यापक क्या करेगा, उपस्थित कराएगा, मतलब नियुक्त करेगा उस बालक को पढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया। क्या रख दिया? पहली बात मैंने क्या रखा है दूसरे पार्ट के अंतर्गत कि एनसीएफ 2005 जो है वह किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है। ये आपसे प्रश्न बनेगा कि एनसीएफ 2005 जो है किस पर बल देता है? तो करके सीखने पर बल देता है। दूसरी बात, एनसीएफ 2005 जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से उद्धृत किया गया है? तो सभ्यता और प्रगति। दूसरी चीज कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या होता है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। अब एनसीएफ 2005 किस समिति के तहत गठित की मतलब लाया गया? एनसीएफ 2005 का गठन किस समिति के तहत किया गया? तो एसपाल समिति के तहत, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर एसपाल। उसमें कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। और बातें इसमें क्या पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के तहत बालक की प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी? प्रारंभिक शिक्षा, तो वह उसकी मातृभाषा में होगी। और अगर मातृभाषा का अध्यापक नहीं उपस्थित है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत क्षेत्र से संबंधित शिक्षा अधिकारी क्या करेगा? उस विषय उस भाषा का अध्यापक वहाँ पर नियुक्त करेगा जिस भाषा में बालक क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। तो आज की जो बातें मैंने आपको बताई एनसीएफ 2005 की बताई। अब एनसीएफ 2005 में जितनी बातें आपको बताई गई आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक लेक्चर में और इस एनसीएफ 2005 का आपके सामने दूंगा, तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट तैयार करिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी एनसीएफ 2005 में सामाजिक विषय क्यों पढ़ते हैं, गणित क्यों पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इसके कितने सिद्धांत हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि एनसीएफ 2005 के 5 ही सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों का जिक्र किया जाएगा। विषय क्यों पढ़ते हैं उन विषयों का जिक्र किया जाएगा। तब आपको मैं बताऊंगा कि यह एनसीएफ 2005 के आगे हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं उन टॉपिकों को पहले कवर करेंगे जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बनने तय हैं। तो आज के लिए जो भी क्लास मैंने आपके सामने रखा है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।